चलो स्टार्ट करते फिर। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है माइटोसिस और सेल साइकिल इन डिटेल देखी थी। माइटोसिस जब स्टार्ट किया था उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो माइटोसिस which is also called as a somatic cell division because it occurs in somatic cells, that is our body cells। और इसी को हमने अल्टरनेटली कहा था इक्वेशनल डिवीजन भी, बराबर है। सो इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा था? whatever the chromosome number is present in parent cell, similar chromosome number is present in daughter cell also, so that parent and their daughter cells both are similar one. That's why it is called as equational division. This mitosis was discovered by Walter Fleming in case of animal cell, while Strasburger in case of plant cell. अब एक्चुअल इस पूरे माइटोसिस में क्या इवेंट होगा, कौन कौन सी फेजेस वहां पे है, और फाइनली एक सेल से दो डॉटर सेल्स कैसे बनेगी, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा कि जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में अलग अलग फेजेस रहेंगे। उसमें से सबसे पहली फेज G1 फेज होगी, उसके बाद S फेज होगी, उसके बाद होगी बेटा G2 फेज, है ना, और इसके बाद ये लास्ट में जो फेज है ये है यम फेज। अब इसी यम फेज के अंदर डायरेक्टली सेल डिवीजन होगा। वो सेल डिवीजन कैसे होगा? सो ये जो G1 से लेकर G2 तक का जो इवेंट है, इस इवेंट को बेटा हमने कल कहा था इंटरफेज। अब ये तीनों फेजेस में से कौन सी फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बताओ? G1 यस G2 में से डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। बाकी प्रिपरेटरी चेंजेस G1 और G2 इन दोनों में होते हैं। अब मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी फेजेस है और किस फेज में क्या इवेंट होगा। चलो आगे। सो सबसे पहले तो मैं इंटरफेस को रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ, दैट इज इंटरफेस। सपोज वी आर डिस्कसिंग द माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। ठीक है बेटा, हम एनिमल सेल की माइटोसिस डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इवेंट एनिमल और माइटोसिस और प्लांट माइटोसिस दोनों में सिमिलर है, बस एक कुछ माइनर डिफरेंसेस है। माइनर डिफरेंसेस भी अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में। अब ये अगर एनिमल की सेल है बेटा तो सिंपल सी बात है, उसमें सेल वॉल नहीं होगी, बराबर है। उसमें सिर्फ क्या रहेगा बेटा? उसमें सिर्फ और सिर्फ रहेगा सेल मेम्ब्रेन, बराबर कि नहीं? ये सेल मेम्ब्रेन वहां पे होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल का कंट्रोलिंग सेंटर रहेगा बेटा। इस कंट्रोलिंग सेंटर को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बेटा क्या नाम दिया मैंने इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे कि 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने न्यूक्लियस डिस्कस किया था बेटा, और हर एक न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर बॉडी होती है। इसका नाम कौन बताएगा मुझे? चलो बताओ फटाफट। एनीवन? न्यूक्लियोलस। वेरी गुड, न्यूक्लियोलस। प्रिया कल के लेक्चर में एब्सेंट थी या प्रेजेंट थी? सर एब्सेंट थी, पर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा। रिकॉर्डेड देख लिया, वेरी गुड। चलो और ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, और इसके बाद फिर ये सेल का जेनेटिक मटेरियल रहेगा बेटा, बिल्कुल लॉन्ग थ्रेड के जैसे वो दिखेगा। अगर वो इंटरफेस में है तो बेटा उसको कहा जाता है क्रोमैटिन। क्या चेंज होगा बताता हूं मैं अभी। ये हो गया बेटा क्रोमैटिन। और ये अगर एनिमल की सेल है तो इसमें ये दो सेंट्रियोल्स, ये देखो बेटा, ये दो सेंट्रियोल की पेयर्स है। ये हो गया बेटा सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल्स की पेयर हो गई। ठीक है, अब चलो सब लोग पहले ये डायग्राम निकाल लो, क्योंकि
जब नेक्स्ट फेज अपन डिस्कस करेंगे बेटा, तो प्रीवियस फेज की डायग्राम आपके आंखों के सामने होनी चाहिए, तब जाके एग्जैक्ट चेंज जो है वो आपको समझ में आएगा। 1-2 मिनट में आप लोगों को देता हूं बेटा, नोट कर लो। लिखना हो जाए डी टेक्स्ट कर दो, मतलब बता दो मुझे। ओके चलो हो गया, आगे जाते हैं। अब ये इंटरफेस है बेटा, अब मैं एक्चुअल में अभी स्टार्ट करता हूँ सेकंड फेज। कौन सी बेटा सेकंड फेज? यम फेज। तो यम मतलब डिविजनल फेज, बट इस डिविजनल फेज गेट कंप्लीट इन 2 डिफरेंट इवेंट्स। ये डिविजनल फेज 2 अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होगी बेटा। उसमें सबसे पहली जो फेज है वो है कैरियोकाइनेसिस। देखो बेटा, काइनेसिस मतलब डिवीजन, किसका डिवीजन होगा बेटा? कैरियन मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है ये 2 अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होगा। न्यूक्लियर डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, और उसकी सबसे पहली स्टेप में अभी आपको बता रहा हूं बेटा, वो है प्रोफेज। ठीक है बेटा, कौन सी फेज निकाली मैंने? प्रोफेज। अब मैं पिछली डायग्राम के कंपेरेटिवली कुछ चेंजेस यहाँ पे करने वाला हूँ बेटा, बस आप ध्यान से देखो कि क्या चेंजेस मैंने पिछली डायग्राम में किए हैं, क्योंकि पिछली डायग्राम की जो पिछली जो फेज है वो डायग्राम तो अभी आपने नोटबुक में निकाली है। बस चेंज क्या है कंपेयर करो। चलो बेटा कंपेयर करो और बताओ मुझे व्हाट इज द चेंज। एनीवन? ये इंटरफेस की डायग्राम है और ये प्रोफेस की डायग्राम। चलो बताओ। कोई बता सकता है चेंज? क्रोमेटिन की जगह क्रोमोसोम। वेरी गुड। सबसे पहला चेंज तो वही है और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज वही है बेटा। जब सेल इंटरफेस में थी तो जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल ऐसे थ्रेड फॉर्म में निकला था। देखो बेटा मैंने ऐसे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था बिल्कुल, है ना? तो उसको क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन का नेचर कैसा था बेटा? दिस क्रोमैटिन इज लॉन्ग एंड थीन। ठीक है बेटा, अब उसी क्रोमैटिन को देखो बेटा, ये क्या क्रोमैटिन क्या बन गया? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बन गया, मतलब जो पहले लॉन्ग था वो शॉर्ट हो गया, और जो थीन था वो क्या हो गया बेटा? थिक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कल आप लोगों ने यस फेज में 2 इवेंट्स लिखे थे बेटा, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन के साथ हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होना, बराबर है? तो डीएनए क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल्ड हो जाएगा। डीएनए गेट कॉइल्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। तो जितना डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल्ड होगा उतना क्रोमोसोम ठीक होते जाएगा बेटा। तो अभी अपन प्रोफेस के 3 चेंजेस लिख रहे हैं यहाँ पे। वेरी फर्स्ट चेंज इज दैट जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमैटिन का कन्वर्जन क्रोमोसोम में हो गया। लेकिन ये होने के लिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, वाटर लॉस हो गया, और वाटर लॉस होने की वजह से यहाँ पे एक चेंज हम कह सकते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होगा?
कंडेंसेशन का मीनिंग होगा कॉइलिंग, डीएनए की कॉइलिंग होगी, जितना डीएनए कॉइल्ड होगा उतना वो कंडेंस होते जाएगा बेटा, और जितना वो कंडेंस होगा उतना वो शॉर्ट और थिक होगा, मतलब क्रोमोसोम बनेगा। तो ये सबसे पहला चेंज हो गया, क्रोमैटिन बिकम क्रोमोसोम। दूसरा चेंज क्या है देखो बेटा, दूसरा चेंज जब हमने इंटरफेस की डायग्राम निकाली थी तो उसमें मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस लेबल किया था, बराबर है। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ही नहीं है वहां पे, ये दोनों डिसअपियर्ड हो जाते हैं। और दूसरा और एक चेंज क्या देखो बेटा, जब इंटरफेस थी तो उसमें सेंट्रियोल था, हाँ, अब ये सेंट्रियोल इस पोल की तरफ आ जाएगा, ये इस पोल की तरफ आ जाएगा। तो उससे क्या हो गया देखो, ये देखो बेटा, ये एक सेंट्रियोल पेयर, ये दूसरी पेयर, और ये दोनों पेयर्स के बीच में कल के लेक्चर में आप लोगों ने G2 फेज में एक प्रोटीन का नाम लिखा था बेटा सबसे लास्ट में, उस प्रोटीन का नाम बताओ मुझे। ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसी ट्यूबुलिन प्रोटीन से तो बेटा ये स्पिंडल फाइबर बना है ना। सो सेकंड जो चेंज है वो ये है दैट स्पिंडल फाइबर गेट अपीयर। स्पिंडल फाइबर क्या हो गया बेटा, अपीयर हो गया, फॉर्म हो गया। और तीसरा और लास्ट चेंज ये है, इंटरफेस में जब सेल थी तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस था, अब वो डिसअपियर हो गया। तो तीसरा चेंज अपन लिख सकते हैं दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बोथ ऑफ देम गेट डिसअपियर। ये हो गए बेटा तीन चेंजेस प्रोफेज के। तीनों चेंजेस समझ में आ गए सबको? चलो रिप्लाई करो। ओके ठीक है, चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोफेस हो गया। अनुराग को, बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही बेटा, एक्सेप्ट अनुराग? यस, बाकी सबको तो मेरी आवाज आ रही है, अनुराग को नहीं जा रही। तो अनुराग का तुम्हारा पर्सनल नेटवर्क इधर होगा बेटा वो। आगे प्रोफेज 1 हो गया, प्रोफेज सॉरी। अब सेकंड फेज डिस्कस करते बेटा, मेटाफेज। तो इस मेटाफेज में क्या होगा देखो, हाँ विपुल, न्यूक्लियस नाम का एंजाइम है, वो उसको वहां से डिसअपियर करेगा, ठीक है ना, एंजाइमेटिक प्रोसेस बेटा सब। अब ये जो अगली फेज है बेटा मेटाफेज। मेटाफेज के क्या चेंज कर रहा हूं मैं देखो, अब देखो बेटा सेकंड फेज जो है मेटाफेज, इस मेटाफेज में क्या हुआ देखो, जो चेंज देखो आप लोग क्या हो रहा है। देखो बेटा अब मुझे बताओ कि पिछले डायग्राम में और इसमें क्या चेंज दिखा है जनाब। ये प्रोफेज है आपके सामने और ये मेटाफेज है,
चलो बेटा, चेंज क्या है बताओ, व्हाट इज द चेंज? दिस इज द प्रोफेज एंड दिस वन इज मेटाफेज, टेल मी। स्पिंडल स्पिंडल फाइबर का क्या हुआ? विपुल, क्या चेंज दिखाई दे रहा है बेटा? आर्यन, तो स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम अटैच हो गए। वेरी गुड। सर भैया, इक्वेटर पे, हाँ इक्वेटर पे क्रोमोसोम करेक्ट। तो बेटा अटैच देखो, हो गए। प्रीवियस जो फेज थी उस फेज में क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर अलग अलग थे बेटा। देखो ये रेड कलर वाला क्रोमोसोम है और ये ब्लू कलर में स्पिंडल फाइबर मैंने निकाला, दोनों अलग अलग थे कि नहीं? अब अगली फेज में क्या हो गया बेटा, जितने भी क्रोमोसोम है सब स्पिंडल फाइबर पे आ गए बेटा, और सिर्फ आए नहीं, वो मिडल में आ गए। ये स्पिंडल फाइबर जो है पूरा, ये स्पिंडल फाइबर का मिडल पॉइंट हो गया बेटा। देखो तो इस मिडल पॉइंट को कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। तो क्रोमोसोम जो है, देखो मेटाफेज में क्या हुआ, इन मेटाफेज that chromosomes get arranged, okay, on equatorial plane। देखो बेटा, on equatorial plane। तो बेटा इक्वेटोरियल प्लेन का मीनिंग क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेन का मीनिंग होता है मिडल प्लेन, मतलब स्पिंडल फाइबर का मिडल पॉइंट, मिडल प्लेन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। लेकिन अब ठीक है, मेटाफेज का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के मिडल में अटैच हो गया। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है बेटा कि क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे अटैच हुआ, किसकी वजह से अटैच हुआ? तो देखो बेटा क्या है, ये क्रोमोसोम जैसे कि अपन ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी देखा बेटा, ये पूरा क्रोमोसोम का एक ये क्रोमेटिड हो गया बेटा। देखो ये क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, बराबर कि नहीं? और इन दोनों क्रोमेटिड्स को ज्वाइन करने वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रोमियर, बराबर कि नहीं? और इसी सेंट्रोमियर के अंदर, और सेंट्रोमियर के अंदर यहाँ पे देखो, ये अभी मैं ब्लू कलर में जो प्रोटीन निकाल रहा हूँ बेटा, ये वाला, इस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर। क्या नाम दे दिया बेटा? काइनेटोकोर। तो फिर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर को अटैच होगा किसकी वजह से, तो ये रेड कलर में जो सेंट्रोमियर है बेटा, और उसके अंदर जो ब्लू कलर के काइनेटोकोर है ना, उसकी वजह से। सो वी कैन से दैट क्रोमोसोम गेट अटैच ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ स्पिंडल फाइबर बाय यूजिंग, किसके यूज के थ्रू? बाय यूजिंग काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है बेटा, काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर के थ्रू वो वहां पे अटैच हो गए। सो कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा सबको? यस और नो? काइनेटोकोर सेंट्रोमियर क्लियर हो गया? अबे 15 लोग हैं यार लेक्चर में, बस 2-3 लोग रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेटाफेज हो गई। अब मेटाफेज के बाद आगे क्या होगा देखो, मैं इसके बाद हर एक को क्वेश्चन पूछने वाला हूँ सब लास्ट के 10 मिनट्स में। मेटाफेज हो गया, अब थर्ड फेज क्या है देखो बेटा, थर्ड फेज इज एनाफेज, थर्ड फेज एनाफेज। सो अब पिछले डायग्राम के साथ इसको कंपेयर करना है बेटा आप लोगों को, क्या चेंज दिख रहा है वो बताओ मुझे। हाँ,
चलो चेंज क्या है नोटिस करो चेंज। बताओ बेटा आप। आर्यन, विपुल, केतन, प्रिया, वैष्णवी, अबू, कुंदन, मोहित, प्रणव, सिद्धि, स्नेहा। और बताओ फटाफट पिछले डायग्राम में और इसमें क्या चेंज दिख रहा है आपको? सर सेंट्रोमियर से के साथ सेपरेट हो गए क्रोमेटिड। ओके, सेंट्रोमियर के साथ सेपरेट हो गए, वेरी गुड। तो पिछली फेज में क्या था बेटा? दोनों सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम ब्रेक एट द सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमेटिड, यस करेक्ट है आर्यन। तो जो सेंट्रोमियर था बेटा वो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। देखो देखो बेटा क्या है, ये सेंट्रोमियर था अपना, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड बेटा, ठीक है ना। तो ये बीच में से सेंट्रोमियर कट हो गया, तो सेंट्रोमियर कट होने की वजह से ये क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड दोनों सेपरेट हो गए। और यही एना का मीनिंग है बेटा, एना मतलब सेपरेशन, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। इसमें क्या होने वाला है बेटा? क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होने वाला है। कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। क्या होगा बेटा? सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, ठीक है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा। बस इतना ही इसमें ध्यान में रखना है। एनाफेज तो खत्म हो गई। अब एनाफेज के बाद लास्ट फेज आती है बेटा टीलोफेज। टीलोफेज, अब पिछली फेज में क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो गए, डॉटर क्रोमोसोम बन गया बेटा। मतलब देखो अब ये जो क्रोमोसोम हाफ पार्ट दिख रहा है ना बेटा, इसको क्या कहना आपको? डॉटर क्रोमोसोम अपन इसको कह सकते हैं। तो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम कितने थे बेटा? 1 2 3 4। अब कितने हो गए बेटा? 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अभी पूरे पूरे क्रोमोसोम नहीं है, बाद में कंडेंसेशन से वो बनेंगे। ये डॉटर क्रोमोसोम है बेटा। सो इसीलिए अगर आपको पूछा जाता है कि किस फेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, क्रोमोसोम डबल, तो वो फेज है बेटा एनाफेज। और इस एनाफेज के बारे में अपन और एक कह सकते हैं कि दिस एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। क्या लिखा बेटा मैंने? ये सेल डिवीजन में यम फेज की सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, सबसे कम टाइम इसको लगता है। अब एनाफेज के बाद टीलोफेज होगा। टीलोफेज में क्या होगा देखो बेटा, सो टीलोफेज के अंदर ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गए। देखो बेटा ये सेंट्रियोल है, ये दो डॉटर न्यूक्लियर बन गए। देखो बेटा, और अपना एम वही तो था ना, कैरियोकाइनेसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ये फर्स्ट फेज अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब डिवीजन, किसका डिवीजन पढ़ना बेटा भाई? कैरियन मतलब न्यूक्लियस का। तो दो न्यूक्लियर तो बन गए। तो ये जो टीलोफेज है, इस टीलोफेज को क्या कहा जाता है? टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज की रिवर्स फेज है बेटा, ओके। तो क्या होगा फिर प्रोफेज की रिवर्स फेज, जिसको मैंने क्यों कहा, ऐसा क्या होगा उसमें? तो प्रोफेज में जो 3 चेंजेस आप लोगों ने लिखे थे बेटा, बिल्कुल उसके अपोजिट चेंजेस यहाँ पे होने वाले। कैसे? अभी प्रोफेज की स्लाइड आपके सामने है, उसमें आपको ये दिख रहा था बेटा क्रोमैटिन का कन्वर्जन क्रोमोसोम में हुआ था, हाँ, उसके लिए कंडेंसेशन हुआ था कि नहीं? अब देखो उसके अपोजिट होगा बेटा। क्या होगा? पिछली फेज में क्रोमोसोम था कि नहीं? बराबर है। पिछली फेज में जेनेटिक मटेरियल क्या था? क्रोमोसोम था। अब इस फेज में वो लॉन्ग और थीन हो गया बेटा, फिर से थ्रेड जैसा दिख रहा है कि नहीं? वो फिर से लॉन्ग और थीन हो गया, मतलब वो क्रोमैटिन बन गया बेटा। और इसके लिए क्या होता है? प्रोफेज में वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ था। देखो बेटा एरो बाहर की साइड में निकाला था मैंने,
यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल गेन हो रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल गेन होने की वजह से जो इवेंट वहां पे होगा वो इवेंट है बेटा डीकंडेंसेशन। प्रोफेज में क्या हुआ था? कंडेंसेशन हुआ था। कंडेंसेशन मतलब कॉइलिंग। अब क्या हो गया बेटा? डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन मतलब अनकॉइलिंग। अब डीएनए अनकॉइल्ड होगा, डीएनए वहां से सेपरेट होगा। ठीक, तो पहला चेंज तो हो गया सपोज। अब प्रोफेज के सेकंड चेंज पे जाते हैं बेटा, क्योंकि उसका अपोजिट चेंज यहाँ पे होने वाला है। प्रोफेज में सेकंड फेज क्या लिखा था आपने? स्पिंडल फाइबर अपीयर। ये देखो बेटा ब्लू कलर वाला क्या है? स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर ब्लू कलर वाला है। अब आपको तो वो ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर इधर दिख ही नहीं रहा है बेटा, डायरेक्ट सेंट्रियोल सेपरेट हो गए। तो इसका मतलब वहां पे हमने लिखा था स्पिंडल फाइबर अपीयर, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। बिल्कुल अपोजिट चेंजेस है बेटा, है ना? स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गया। और तीसरा चेंज देखो बेटा, तीसरा चेंज प्रोफेज में क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था बेटा, इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस है ही नहीं। अब क्या होगा? वो देखो बेटा यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोलस है, वो रीअपियर हो गया। सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग दिस फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus, nuclear membrane and nucleolus get reappear। ठीक है, ये होती है टीलोफेज। समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो फटाफट। ओके, अब ये पॉइंट नोट कर लो बेटा, पॉइंट नोट कर लो सब लोग। 2 मिनट रुकता हूं मैं। सर डीएनए को डीकॉइल होने की क्या जरूरत है? कॉइल भी तो रह सकता है ना? ऑयल भी रह सकता है, लेकिन अब देख भी 2 डॉटर सेल बनने वाली बेटा। जब 2 डॉटर सेल, क्योंकि जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस जब होगी, देखो साइटोकाइनेसिस में उसका सिग्निफिकेंस कंटिन्यू करता हूं, ठीक है? अभी ये नोट कर लो आप, इसके बाद मैं साइटोकाइनेसिस में बताता हूं उसके। सर पहले कैरियोकिनेसिस होगा फिर साइटोकिनेसिस होगा ना? हाँ, अभी ये जो टीलोफेज हुआ बेटा, इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस खत्म हो गए। ये देखो, ये कैरियोकाइनेसिस के सभी फेजेस है बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज, है ना? अब कैरियोकाइनेसिस हो गई। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। 2 डॉटर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए बेटा। अब 2 डॉटर न्यूक्लियस बनने के बाद आगे क्या होगा? देखो अगली फेज पे जाते हैं बेटा। अगली फेज है साइटोकाइनेसिस। अब देखो बेटा, इसमें आपको समझ में आएगा मीनिंग कि अगर वो डीकंडेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर डीकंडेंसेशन क्यों होना चाहिए, है ना? सो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? देखो बेटा, इधर 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए। देखो ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई है, ये हो गया बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोलस, ठीक है? और ये है जेनेटिक मटेरियल उसका क्रोमैटिन, बराबर है? ये 2 डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म हो गए। अब
अभी जैसे कि प्रिया ने इसके पिछले इसमें क्वेश्चन पूछा कि ये डीकंडेंसेशन होने की क्या जरूरत है। देखो बेटा क्या जरूरत है ये जो चार क्रोमोसोम, ये जो चार क्रोमोसोम है पहले चार, ये यहाँ पे आ जाएंगे बेटा इस पोल पे, और ये चार क्रोमोसोम यहाँ पे है। क्रोमोसोम जो कंडेंस फॉर्म में है, तो कंडेंस फॉर्म में है तो वहां पे उसको अटैचमेंट के लिए कोई ना कोई सबस्ट्रेट अवेलेबल होना जरूरी बेटा, जो स्पिंडल फाइबर होता है। अब जबकि टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर तो डिसअपियर होता है, तो कंडेंस क्रोमोसोम को अटैच होने के लिए कोई सबस्ट्रेट ही नहीं है, कोई सरफेस वहां पे नहीं है। स्पिंडल फाइबर तो डिसअपियर हो जाता है ना टीलोफेज में, और फिर उस वजह से उसके अगले वाली फेज में तो फिर वो स्पिंडल फाइबर नहीं रहेगा, तो फिर क्रोमोसोम कंडेंस क्रोमोसोम को अटैचमेंट के लिए सब सरफेस नहीं मिलेगा, इसलिए वो डीकंडेंसेशन वहां पे हो जाएगा। प्रिया क्लियर? यस सर। हाँ आगे देखो फिर अभी ये साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होगा बेटा, क्योंकि साइटोकाइनेसिस के दो टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स में यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। एक जो मेथड होती है बेटा वो है सेल फरो मेथड, ठीक है। सबसे पहली मेथड है बेटा सेल फरो मेथड, और दूसरी मेथड है सेल प्लेट मेथड, ठीक है बेटा। दूसरी वाली कौन सी है? सेल प्लेट मेथड। दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा। सेल फरो जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर रहेगी बेटा, देखो ये सिर्फ एनिमल सेल में होगी, और जो सेल प्लेट मेथड है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगी बेटा। सेल फरो मेथड एनिमल में होगी, सेल प्लेट मेथड प्लांट में होगी, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस बताता हूं। ये जो सेल फरो मेथड है ये एक टाइप की सेंट्रीपिटल मेथड है, और सेल प्लेट जो है ये एक सेंट्रीफ्यूगल मेथड है बेटा। तो एक को सेंट्रीपिटल दूसरे को सेंट्रीफ्यूगल क्यों कहा, देखो मैं अभी बताता हूं। अब जो मैं चेंज वहां पे करूंगा वो चेंज पे ध्यान रखो बेटा आप लोग। अब मान लो मैं ये एनिमल सेल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, हाँ। सो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होगी कि नहीं होगी बेटा, बताओ। सेल वॉल होगी कि नहीं एनिमल सेल में? नहीं होगी। नहीं होगी। तो सेल मेम्ब्रेन होगा। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन तो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है देखो बेटा ये अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड होके जा रहा है, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन ये अंदर की साइड में फोल्ड होते जा रहा है। तो ये फोल्डिंग ऐसे और आगे प्रोसीड होगी, एक स्टेज आ जाएगी ये दोनों फोल्डेड स्ट्रक्चर एक दूसरे को अटैच हो गए बेटा, और फिर वहां पे जहां पे वो दोनों एक दूसरे को फ्यूज हो गए वहां पे वो एक दूसरे को ये जो है बेटा पूरा सेपरेशन हो गया। सो यहां से ये ऐसे और यहां से ये ऐसे, ये पूरा फिर यहां से डायरेक्टली वो सेपरेशन हो जाए। तो ये जो मेथड है इसको क्या कहा जाता है बेटा? सेल फरो मेथड। तो इसको मैंने सेल फरो क्यों कहा? जब ये प्रोसेस होती है तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो रहा है बेटा? फोल्ड हो रहा है कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो रहा है तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में रहेगी। हाँ रहा सवाल दूसरा, इसको मैंने सेंट्रीपिटल क्यों कहा? सेंट्रीपिटल क्यों कहा बेटा? देखो ये सेल मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, बराबर है। ये भी बाहर से अंदर की तरफ, मतलब वो सेंटर की तरफ आ रहा है बेटा, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है ना, सेंटर की तरफ, तो इसलिए उसको सेंट्रीपिटल मैंने कहा। हाँ अब मैं एनिमल सेल की मेथड आपको बताता हूँ बेटा, सॉरी प्लांट सेल की। प्लांट सेल में क्या रहेगा देखो बेटा, ये प्लांट सेल है तो मतलब उसमें सेल वॉल भी रहेगी, और सेल वॉल रिजिड होती बेटा, सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं रहती। हाँ अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, मान लो ये दो न्यूक्लिया बन गए, ठीक है, ये बन गए न्यूक्लियस। अब दो न्यूक्लियस बनने के बाद दोनों के सेंटर में एक प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन का नाम है बेटा फ्रैग्मोप्लास्ट। जो प्रोटीन वहां पे होता है उस प्रोटीन का नाम है फ्रैग्मोप्लास्ट। तो ये फ्रैग्मोप्लास्ट क्या करेगा देखो ये फ्रैग्मोप्लास्ट अब सेंटर में आ गया, यहां से ये बाहर की तरफ ग्रो होगा, यहां से बाहर की तरफ ग्रो होगा, मतलब सेंटर से दूर जा रहा है बेटा वो। अब दोनों साइड में ग्रो हो गया तो वो क्या करेगा, वहां पे पूरी सेल वॉल को वहां पे ब्रेक कर देगा।
तो फिर जिससे कि ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, ये नई वॉल यहाँ पे बन जाती है, और सिमिलरली ये देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। तो ये सेंटर से बाहर की तरफ गया बेटा, इसीलिए उसको मैंने कहा सेंट्रीफ्यूगल। तो मुझे बताओ बेटा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस। और दूसरी बात, बोलो बोलो। सर सेल के ऑर्गेनेल्स कैसे डिवाइड होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, बता दो। सो जो सेल ऑर्गेनेल्स है, पहले तो उनका भी डिवीजन होगा बेटा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है कि नहीं प्रिया? है रेप्लिकेट। तो फिर वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है बेटा, उसने रेप्लिकेशन कर लिया, देखो ये रेप्लिकेट हो गया। प्लास्टिड भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, उसने भी खुद का रेप्लिकेशन कर लिया। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स भी खुद डिवाइड हो सकते हैं। तो ये तो डिवाइड हो गया, मतलब रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, रैंडमली होते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि पहले में 3 है तो दूसरे में भी 3 है, एक में 3 एक में 2 ऐसे भी हो सकते हैं, एक में 3 एक में 1 ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा फिर बाकी जो सेल ऑर्गेनेल है जो खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, अब मान लो एग्जांपल बता दो बेटा, राइबोसोम। राइबोसोम तो क्या है भाई? राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन की नहीं, बराबर है क्या? यहाँ पे अब सपोज बेटा ये सेल डिवाइड होगी, अब ये न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियोलस क्या बनाता है बेटा? न्यूक्लियोलस ही तो बनाता है आरआरएनए और प्रोटीन। आरआरएनए प्रोटीन बन गया मतलब राइबोसोम बन गया। तो मतलब बेटा सेल के अंदर न्यूक्लियस है, मतलब उसके अंदर सब मशीनरी है, वो फिर से वो सेल ऑर्गेनेल्स को बना सकते हैं, है ना प्रिया? यस सर। चलो सर उनका डिवीजन भी साइटोकिनेसिस के अंदर ही आता है? हाँ हाँ, 1 सेकंड। अब देखो बेटा, ये माइटोसिस यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये जो माइटोसिस मैंने आपको बताई, इस माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? What is the significance of mitosis? सबसे इंपॉर्टेंट, माइटोसिस हेल्प्स इन व्हाट? ग्रोथ। देखो बेटा माइटोसिस से क्या हो रहा है? सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? सेल का नंबर बढ़ रहा है मतलब ग्रोथ हो रही है, सेल की साइज बढ़ रही है, सेल का शेप, तो वो ग्रोथ। और उसी के साथ माइटोसिस आल्सो हेल्प्स इन व्हाट? रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड टिश्यूज। इंजर्ड या जो डैमेज टिश्यूज होती है बेटा, उनका रिपेयरिंग करना, ये भी किसका काम है? माइटोसिस का ही काम है। और एक सबसे लास्ट में मैं बता दूं बेटा, ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताई, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेम है बेटा। हाँ, लेकिन बस डिफरेंस क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ माइटोसिस in case of plant cell and animal cell। तो प्लांट सेल के अंदर ये जो माइटोसिस है, इसको बेटा कहा जाता है असेंट्रिक, और एनिमल सेल के अंदर इसको कहा जाता है बेटा सेंट्रिक। क्या नाम दिया बेटा? सेंट्रिक। ठीक है। अब एनिमल सेल में माइटोसिस को मैंने सेंट्रिक माइटोसिस क्यों कहा बेटा? एकदम सिंपल मीनिंग है इसका। अब माइटोसिस के लिए स्पिंडल फाइबर जरूरी, ये तो आपको समझ में आ गया बेटा, बराबर है? ये स्पिंडल फाइबर है, लेकिन ये स्पिंडल फाइबर किससे बना था बेटा? सेंट्रियोल से, है ना? और पिछले ही चैप्टर में तो अपन ने देखा बेटा कि सेंट्रियोल या ऐसा एक ही सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में रहेगा और उसमें वो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करेगा। तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इसीलिए उसको सेंट्रिक माइटोसिस कहा जाता है बेटा।
और इसी का एक अल्टरनेट लैटिन लैंग्वेज में वर्ड है, दैट इज अनएस्ट्रल माइटोसिस, सॉरी एस्ट्रल माइटोसिस। और ये प्लांट सेल में असेंट्रिक क्यों कहा बेटा? प्लांट सेल की जो माइटोसिस है वो असेंट्रिक क्यों है? क्योंकि प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल ही नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है बेटा, तो वो असेंट्रिक है ना। तो असेंट्रिक को ही अल्टरनेटली हम लोग कह सकते हैं बेटा वहां पे अनएस्ट्रल माइटोसिस, है ना। अनएस्ट्रल, वो एस्ट्रल रेज नहीं रहेंगे। एस्ट्रल रेज क्या होते हैं बेटा? ये सेंट्रियोल है मान लो, है ना, ये सेंट्रियोल से ये जो बाहर प्रोटीन आते हैं ना, इनको एस्ट्रल रेज कहा जाता है। तो सेंट्रियोल है तो ये एस्ट्रल रेज है, तो उसको एस्ट्रल माइटोसिस। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बोलो फटाफट। सेंट्रिक, असेंट्रिक, एस्ट्रल, अनएस्ट्रल। ठीक है, आगे। और एक डिवीजन होता है बेटा अमाइटोसिस। तो माइटोसिस में और अमाइटोसिस में डिफरेंस क्या है बेटा? अमाइटोसिस मतलब अभी जैसे कि बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन होता है बेटा, वो अमाइटोसिस है ना। तो अमाइटोसिस मतलब क्या है? इट इज द डायरेक्ट सेल डिवीजन without formation of spindle fiber, and without disappearance of न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बेटा, विदाउट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब देखो बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन होता है कि नहीं, वो अमाइटोसिस का ही एग्जांपल है बेटा। देखो क्या होता है उसमें, ये डीएनए था बैक्टीरिया का, डीएनए डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, अगली फेज में रेप्लिकेट हो गया देखो, और रेप्लिकेट होने के बाद डायरेक्टली साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बन गई। क्लियर है? तो उसमें किसी तरह का स्पिंडल फाइबर की जरूरत नहीं है, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर डिसअपियर भी नहीं होगा, डायरेक्ट सेल का डिवीजन होगा, उसको अमाइटोसिस कहा जाता है। इसके बहुत एक्सेप्शनल एग्जांपल्स है बेटा, दैट इज एग्जांपल इज एंडोस्पर्म सेल इन प्लांट, देन मेगा न्यूक्लियस ऑफ एनिमल पैरामीशियम, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। और बैक्टीरिया के अंदर जो भी सेल डिवीजन है वो भी अमाइटोसिस रहेगा। तो बेटा मुझे बताओ, माइटोसिस और अमाइटोसिस में डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं? सर बोलो बोलो बेटा, किसी को डाउट है पूछ सकते हो। सर जो आपने जो फेजेस बताए वो मियोसिस में भी सेम होते हैं? नहीं नहीं, मियोसिस में थोड़ा इवेंट जो है बेटा वो थोड़ा अलग रहेगा। मियोसिस में जो है ना, मियोसिस 2 स्टेप में होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। उसमें से मियोसिस 1 का एक इवेंट है प्रोफेज 1, वही सबसे अलग है, बाकी मोस्ट ऑफ चेंजेस सिमिलर होते हैं, वो आगे देखेंगे अपन, वैसे कुछ नहीं है ना। विपुल क्लियर? यस सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट? प्रिया को कुछ डाउट है? यस सर। सर सेंट्रियोल ही पोल्स में जाता है ना सेल के अंदर, सेल के अंदर? वही हाँ, जब डिवीजन होता है माइटोसिस का हाँ, तो वही पोल्स बनाते हैं ना, तो प्लांट्स में तो वो रहते नहीं है। हाँ बराबर। तो स्पिंडल फाइबर कैसे कनेक्ट होगा? हाँ हाँ, उसमें होता क्या है देखो, अब एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है प्रिया ने कि सपोज प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल है ही नहीं, फिर बराबर कि नहीं? तो जब सेंट्रियोल है तो उसको कैसे लिखते बेटा अपन? जैसे देखो ये सेंट्रियोल है बराबर है एनिमल सेल में, फिर ये सेंट्रियोल से ये पोल बनता है बेटा, है ना। ये देखो यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर, ये पोल्स पे ऐसे अरेंज रहेंगे बेटा। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें तो वो सेंट्रियोल है ही नहीं, तो उसमें डायरेक्टली क्या होता है बेटा, ये जो पोल है ना,
ये पोल का फॉर्मेशन डायरेक्टली खुद ट्यूबुलिन प्रोटीन ही कर लेगा, खुद ट्यूबुलिन प्रोटीन वहां पे उसको बाइंड करके रखेगा। क्लियर हो गया प्रिया? यस सर। हाँ ओके। तो मुझे माइटोसिस की जो कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेप मैंने आपको बताया बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मुझे उसमें से ऐसी फेज का नाम बताओ जिसमें क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के इक्वेटोरियल प्लेन में अटैच होगा। कौन सी फेज है वो? प्रो, मेटा, एना या टीलो? बताओ। मेटाफेज। मेटाफेज। कौन सी फेज है जो प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट है? टेलोफेज। टेलोफेज। कौन सी फेज है जिस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा? प्रोफेज। प्रोफेज। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में कौन सी मेथड से होगी? प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट होगी कि सेल फरो होगी? सेल प्लेट। सेल प्लेट। और सेल फरो मेथड एनिमल में होगी। तो एनिमल में सेल फरो मेथड को हमने सेंट्रीपिटल कहा था बेटा, क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल मतलब भैया, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? बाहर से सेंटर की तरफ जब फोर्स सेंटर की तरफ वो मेम्ब्रेन फोल्ड होता है, इसलिए वो सेंट्रीपिटल। और प्लांट सेल में क्या होता है ना कि बीच में वो प्रोटीन बन जाता है। उस प्रोटीन का नाम कौन बताएगा मुझे, जो सेल प्लेट बनाता है? लिख के दिया था मैंने, देखो ये देखो बेटा, द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज अ फ्रैग्मोप्लास्ट। और वो सेंटर से बाहर की तरफ जाता है ना, तो वो सेंट्रीफ्यूगल हो गया। ये होगी बेटा प्रोसेस माइटोसिस की। अब माइटोसिस में ये जो चेंजेस आपने देखे, ऐसे ही ऑलमोस्ट चेंजेस आगे थोड़े मियोसिस में भी रहेंगे। थोड़ा माइनर चेंज उसमें प्रोफेज 1 में रहेगा। तो वो पूरा मियोसिस का इवेंट अपन कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? फिलहाल आज जो भी पढ़ा अपन ने एनसीईआरटी में से एक बार पढ़ लेना, बाकी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है? सो रुकते यहाँ पे।